अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हीरा एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं और इनकी डिटर्मिनेशन हम किस तरह कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कंसेप्ट ऑफ मोल। आज हम पढ़ेंगे हुए कंसेप्ट ऑफ मोल। अब इस टॉपिक के अंदर जो चीजें हमने डिस्कस करनी है उसमें नंबर 1 पे आएगा मोल, उसके बाद ग्राम एटम क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूल, देन हम पढ़ेंगे ग्राम फॉर्मूला मैस और उसके बाद ग्राम आइन और लास्ट में हम पढ़ेंगे मोल डिटर्मिनेशन। अब मोल डिटर्मिनेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं कि मोल को डिटरमाइन कैसे किया जाता है और इसके लिए कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको सुनाऊंगा एक छोटी सी कहानी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उस कहानी के अंदर जो चीजें हमने डिस्कस करनी है उसमें आ जाएगा एटॉमिक मास, मोल, मोलर मास और क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए इस कहानी को शुरू करने से पहले अब देखिए कि हम कहते हैं कि हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास, मोल, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास हम किसको बोलते हैं। अब कहानी कुछ इस तरह से है कि अगर आज से कुछ अर्सा पहले की हम बात करें तो लोग इस बात को लेकर बहुत ही परेशान थे कि हम चीजों के मैसेज को किस तरह डिटरमाइन करें। तो इस परेशानी के अंदर ना सिर्फ आम लोग शामिल थे बल्कि साइंटिस्ट भी इस बात को लेकर बहुत ही फिक्रमंद थे। लेकिन बहरहाल दुनियादारी के अंदर रहते हुए लोगों ने अपने अपने तौर तरीके के लिहाज से चीजों को डील करना शुरू किया हुआ था। जैसे कि अगर हम आम लोगों की बात करें तो जब उन्होंने किसी चीज को एक दूसरे मतलब किसी चीज का एक दूसरे के साथ लेन देन करना होता था तो इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे घरों में चीजें रखी होती थी जिनके जरिए वो चीज को मतलब मुहैया करके एक दूसरे को देते हैं। इसमें खास किस्म के बर्तन भी हो सकते हैं या कोई ऐसा थैला हो सकता है कि जितनी चीज इसको देंगे बदले में उससे उतनी ही चीज लेंगे। अब जो साइंटिस्ट के वाले से अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट हमारे पास दो तरह के यहाँ हम डिस्कस करेंगे, एक फिजिक्स वाले और दूसरे कौन से होंगे केमिस्ट्री वाले। खैर केमिस्ट्री वाले तो कुछ ज्यादा परेशान थे, क्यों परेशान थे उस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं फिजिक्स वालों की कि जो फिजिक्स वालों की कि जिन्होंने किस तरह से जो अपने लिए मतलब चीजों के मास को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट बनाया। फॉर एग्जांपल हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास ये एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर का जो मास उन्होंने दिया वो था 1 केजी। कितना मास दिया? 1 केजी। अब जरा सोचिए कि ये उन्होंने जो स्टैंडर्ड यूनिट बनाया है कि इस सिलेंडर को 1 केजी का नाम दिया, ये किस तरह किया होगा। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक बॉक्स है, हम चाहते हैं कि हमने इस बॉक्स का मास फाइंड करना है। तो इसके लिए अब साइंटिस्ट ने क्या किया, एक तराजू लिया, अब इस तराजू के साथ ये इस तराजू के दो आर्म्स हैं। अब एक आर्म पे इस बॉक्स को रख दिया और दूसरे आर्म पर ये स्टील का जो सिलेंडर जिसको 1 केजी कहा जाता है इसको रखना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, एक सिलेंडर रखा, फिर दूसरा सिलेंडर रखा, फिर तीसरा। इवन हम कहते हैं कि इस बॉक्स का जो मास है वो 3 सिलेंडर के इक्वल है। तो हम कहते हैं कि इस बॉक्स का मास कितना हुआ, 3 सिलेंडर्स के इक्वल। इसी तरह कोई और चीज ले ली, जैसे अब अगर हम कहें कि स्टोन पीस ले लिया, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे स्टोन पीस पड़ा है तो इसका मास जो आया वो हमारे पास कितना आ गया, 5 सिलेंडर के इक्वल। कितना मास आया, 5 सिलेंडर्स। इसी तरह कोई और चीज लेते हैं तो उसका मास आता है हमारे पास 100 सिलेंडर। कितना आता है, 100 सिलेंडर। अब देखिए जरा गौर करें यहाँ पे क्या हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यूनिट के तौर पे सिलेंडर्स। तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज कर दिया जाए और वो जो स्टैंडर्ड यूनिट बनाया तो उसके लिए अब इन सिलेंडर्स लफ्ज सिलेंडर की जगह पे कौन सा वर्ड यूज कर लिया गया, 1 केजी। कौन सा यूनिट यूज किया यहाँ पे, केजी। तो अगर हम इस यूनिट के लिहाज से बात करें, अगर किसी चीज का मास आता है 3 सिलेंडर के इक्वल, देन उसका हम अब यहाँ पे लफ्ज सिलेंडर यूज नहीं करेंगे बल्कि हम कहेंगे कि उस चीज का मास कितना आ जाएगा, 3 केजी। इसी तरह अगर किसी चीज का मास आता है 5 सिलेंडर्स के इक्वल, देन उसका जो मास हम कहेंगे वो कितना होगा, 5 केजी। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 केजी। कितना हो जाएगा, 100 केजी। तो इस तरह जो फिजिक्स वाले लोग थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने चीजों के मास को मेजर करना शुरू कर दिया और अपनी मर्जी से अपनी सहूलत के लिए उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट बनाने शुरू कर दिए। अब हम चलते हैं जरा केमिस्ट की तरफ। अब जो केमिस्ट्री वाले थे
इन्होंने भी कुछ ऐसा किया, मतलब अब देखिए कि केमिस्ट्री वाले कुछ ज्यादा परेशान इसलिए थे क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर हम ऐसे पार्टिकल्स को पढ़ते हैं कि जिनका मैथ करना तो दूर, हम उनको सही तरह से देख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल एटम है, मॉलिक्यूल है, इसी तरह आयंस होते हैं, ठीक हो गया। तो अब केमिस्ट्री वालों ने भी क्या किया, केमिस्ट्री वालों ने भी अब इस बात को लेकर सोचना शुरू कर दिया और फिर एक स्टैंडर्ड एटम, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड एटम सिलेक्ट किया, स्टैंडर्ड एटम को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे इन्होंने जो एटम स्टैंडर्ड के तौर पे लिया था वो लिया यहाँ पे कार्बन 12। कौन सा एटम लिया, कार्बन 12। कार्बन 12 क्या है, ये कार्बन एलिमेंट का आइसोटोप है। हम जानते हैं कि कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक कार्बन 12, दूसरा कार्बन 13 और कार्बन 14। अब इन तीनों में से किस एटम को सिलेक्ट किया, कार्बन 12 को। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन 12 इज मोर अबंडेंट। कार्बन 12 क्या यहाँ पे मोर अबंडेंट होता है, इसका जो एटॉमिक मास होता है ये होल नंबर में होता है और देन इसकी परसेंटेज भी बाकियों से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम इसको यहाँ पे स्टैंडर्ड एटम के तौर पर लेते हैं। उसके बाद फिर इस स्टैंडर्ड एटम से साइंटिस्ट ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाई। क्या चीज बना ली, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी में मतलब एक उन्होंने बात की कि 1/12 मल्टीप्लाई बाय mass of one atom of कार्बन 12। अब ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बना ली। अब साइंटिस्ट ने कहा कि अगर हमने किसी एटम के मास को फाइंड करना है, देन उसके मास को फाइंड करने के लिए उसका हम कंपैरिजन करेंगे विद दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमें नाइट्रोजन के एटम का मास फाइंड करना है, तो यहां पे हम लिखते हैं मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू। अब देखिए जब नाइट्रोजन के एटम का मास कंपेयर किया गया देन ये इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी का 14 टाइम्स के इक्वल आया। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 1/12 इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इस क्वांटिटी के 14 टाइम्स के इक्वल आया। बिल्कुल इसी तरह जब हम बात करते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, देन ऑक्सीजन का जो मास आया वो हमारे पास इस क्वांटिटी का 16 टाइम्स मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब इस तरह गौर करें तो यहाँ पे भी एक क्वांटिटी बार बार हम शो कर रहे हैं, मतलब जो कि पढ़ने और लिखने दोनों में दुश्वारी दे रही। तो केमिस्ट ने भी यही सोचा कि क्यों ना इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह पे कोई स्टैंडर्ड यूनिट रखा जाए। तो देन साइंटिस्ट ने ये फैसला किया कि अगर हम इसकी जगह पे ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास आ रही है इसकी जगह पे अगर हम यूनिट ले लें AMU, कौन सा यूनिट सिलेक्ट कर लिया गया, AMU। तो देन अगर आप इसकी जगह पे लिखेंगे AMU तो देन नाइट्रोजन का मास क्या बन जाएगा 14 AMU और ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा 16, ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा 16 AMU। तो इस तरह साइंटिस्ट ने क्या किया, एटम्स के मासेस को फाइंड करने के लिए कंपैरिजन करना शुरू कर दिया किसके साथ, ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ये इसके साथ कंपेयर करने से हमारे पास एटम के जो मैसेज आते हैं उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मैसेज। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मैसेज। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के एटम का एटॉमिक मास कितना है 14 AMU और ऑक्सीजन के एटम का मास कितना है 16 AMU। कितना 16 AMU, ठीक हो गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो ये AMU है ये क्या चीज है, इसको हम डिस्कस करते हैं। 1 AMU आप लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम एक दफा फिर करते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 into 10 की रेज -24 ग्राम। इट इज आल्सो इक्वल टू 1/Na ग्राम। इट इज आल्सो इक्वल टू 1/Na ग्राम, ठीक हो गया। अब इस बात को, इस वैल्यू को आपने याद रखना, ये आगे हम इसको यूज करेंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह हम फाइंड करते हैं एटम्स के एटॉमिक मैसेज को, एटम्स के एटॉमिक मैसेज को। अब ये जो सारी बातें थी कि जब स्टैंडर्ड एटम लिया गया फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाई गई, एटम्स के एटॉमिक मैसेज को फाइंड किया गया, ठीक हो गया। फिर कुछ अर्सा बाद मतलब
मतलब ये सवाल पैदा हुआ कि ये तो थी सारी कैलकुलेशन एक एटम के लिए, अगर एक से ज्यादा एटम्स हो जाएं देन उनके मैसेज को हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो इस बात के इस सवाल के इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जो कोशिश की गई थी वो एक साइंटिस्ट था जिसने 1896 के अंदर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की, दैट इज मोल। और उस साइंटिस्ट का नेम क्या है जिसने मोल को इंट्रोड्यूस करवाया? वो था ऑस्टवर्ल्ड, सॉरी इसका नाम है विलहेल्म ऑस्टवर्ल्ड, जिसने इसको 1896 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। और इसने ये जो वर्ड मोल लिया था एक लैटिन वर्ड मोल से ड्राइव किया। अब इस मोल्स का मतलब क्या होता है? मोल्स का मतलब होता है हीप और पाई। क्या मतलब होता है इसका? हीप और पाई। अब हीप और पाई का मतलब होता है ढेर। इसका मतलब क्या होता है? ढेर। मतलब यहाँ पे इस ढेर के अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद रखी गई वो आई 6.02 into 10⁻23, दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये एवोगैड्रो नंबर भी कहलाता है। ठीक हो गया। अब याद रखा लोग मोल के लिहाज से इतनी इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। मतलब अगर हमारे पास इतने पार्टिकल्स की तादाद होगी देन उस चीज का क्या कहलाएगा? 1 मोल। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ मार्कर किसके इक्वल होगा? तो आप कहेंगे सर इसके इतनी, अगर हमारे पास मार्कर्स होंगे तो उसका क्या होगा? 1 मोल। इसी तरह अगर हमारे पास इस वैल्यू जितने डस्टर्स होंगे देन वो क्या होगा? डस्टर्स का 1 मोल होगा। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा हुआ कि हम मोल्स के मास को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए साथ ही नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म इन्वॉल्व हुई दैट इज मोलर मास। कौन सा टर्म इन्वॉल्व हुई? मोलर मास। अब मोलर मास हम किसको बोलते हैं? अब देखिए नाम से ही जाहिर है मोलर। मोलर में एक मोल का जो मास होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलर मास। तो हम कह सकते हैं मास ऑफ 1 मोल of a substance is called molar mass। किसी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को हम क्या बोलते हैं? मोलर मास। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं? लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास मास ऑफ, हम कहते हैं हमने फाइंड करना मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। हम फाइंड करना चाहते हैं कि ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। इस फॉर्मूले के जरिए हम किसी भी एलिमेंट के मोलर मास को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन वो कितना हमने फाइंड किया था? 16 AMU। कितना फाइंड किया? 16 AMU। अगर हम यहाँ पे 16 AMU लिखें और साथ कौन सी हमारे पास क्वांटिटी है? एवोगैड्रो नंबर। कौन सी है? एवोगैड्रो नंबर। देन अब देखिए कि 1 AMU किसके इक्वल है? हमने कहा था कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/n, एक ग्राम के इक्वल है। तो देन अगर हम AMU की जगह पे वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा? 16 मल्टीप्लाई बाय 1/n, एक ग्राम मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो जरा गौर करें ये Na और ये Na क्या हो जाएगा? कट जाएगा। उसके बाद पीछे क्या बच रहा है हमारे पास? 16 ग्राम। क्या बच रहा है हमारे पास? 16 ग्राम। अब यहाँ से एक बात तो क्लियर हुई कि अगर जब हम एक एटम की बात करते हैं तो देन उसका मास AMU में लिखते हैं, लेकिन जब हम एक मोल की बात करते हैं देन उसका मास क्या होता है हमारे पास? 16 ग्राम। देन मास किसमें शो होगा? ग्राम के अंदर। तो ये बात आपने बोली नहीं कि जब हम एक एटम के मास को शो करते हैं देन हम AMU में लिखते हैं, लेकिन जब एक मोल की बात करते हैं तो देन उसी एलिमेंट का मतलब जिस एलिमेंट के मोल मास को हमने फाइंड करना होता है उसके एक एटम का मास जितना AMU में होता है उतने मास को हम अगर ग्राम में शो करेंगे तो वो उसके 1 मोल के मास के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट टर्म है यहाँ पे हमारे पास और वो है मोलिक्यूलर मास।
मोलिकुलर मास। अब मोलिकुलर मास हम बोलते हैं इट इज द सम ऑफ atomic masses of all the elements present in a compound। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम क्या करें, कंपाउंड में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का सम कर दें, देन वो उस मॉलिक्यूल का क्या कहलाएगा, मोलिकुलर मास। फॉर एग्जांपल अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वाटर है H2O, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास। अब इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, अब इसमें देखिए कितने हाइड्रोजन के एटम है, 2, ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। तो यहाँ पे इसकी हमारे पास जो तादाद है वो 2 है। तो जब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस क्या करेंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम है तो 1 एटम का मास कितना होता है, 16। तो देन हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका 2 प्लस 16 आंसर विल बी क्या होगा, 18 ग्राम। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 18 ग्राम। इसी तरह हमारे पास कोई और है, जैसे NH3 कंपाउंड हम लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन 1 है, 1 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 17 ग्राम। 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। तो तीनों का कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे पास आंसर, सॉरी नाइट्रोजन का होता है हमारे पास 14, तो ओवरऑल ये आंसर कितना आ जाएगा, 17 ग्राम। तो नाइट्रोजन अमोनिया के हमारे पास 1 मोल का जो मास होता है वो कितना होगा, 17 ग्राम। तो इसको हम बोलते हैं मोलिकुलर मास। ये वो सारी टर्म्स हैं जो कि हम अपने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, इनको यूज करेंगे। तो इसलिए इन टर्म्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना है। देन अब हम एक्सप्लेन करते हैं, हमारे पास टॉपिक था हमारा मोल। मोल हम किसको बोलते हैं, मोल से मुराद द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain Avogadro's number of particle। मतलब हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास किसी सब्सटेंस की वो मिकदार जिसके अंदर कितने पार्टिकल्स हों, एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स हों, उसको हम क्या बोलेंगे, मोल। क्या बोलते हैं उसको, मोल। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स है हमारे पास, पार्टिकल्स हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये हो सकते हैं, ये एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उसके बाद ये हमारे पास फॉर्मूला यूनिट्स हो सकते हैं, और इसी तरह सिंपल ये हमारे पास आयंस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे जो हम सब्सटेंस लेते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ये हमारे पास हो सकता है कोई एलिमेंट हो सकता है, एलिमेंट हो सकते हैं, उसके बाद मोलिकुलर कंपाउंड्स हो सकते हैं, देन ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, या सिंपल ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, आयनिक स्पीशीज हो सकती है। ठीक हो गया। क्या हो सकती है, आयनिक स्पीशीज हो सकती है। नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स है अबाउट मोल, तो ये आप लोगों ने याद रखने। मोल को हम डोनेट करते हैं किसके जरिए, स्मॉल एम के जरिए। इसकी जो एब्रिविएशन हम यूज करते हैं ज्यादातर वो है MOL, मोल, ई काट देना शुरू वाला। ठीक हो गया। उसके बाद इसका जो हम कहते हैं कि जो मोल होता है हमारे पास, ये SI यूनिट होता है। ऐसे यूनिट इसलिए लेते हैं क्योंकि दिस शो द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की मिकदार को शो करता है। ठीक हो गया। देन इस मोल को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हमारे पास आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो बेटा यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो बाकी टर्म्स रह गई हैं, जिस तरह ग्राम एटम है, ग्राम मॉलिक्यूल है, ग्राम फॉर्मूला है, ग्राम आयन और मोल डिटर्मिनेशन, ये इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके।